नमस्कार। अब आते हैं हम बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न विधियों के द्वारा होता है जो आगे हम देख रहे हैं। कोनिडिया के द्वारा, ओइडियोस्पोर के द्वारा, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा, मोटाइल स्पोर के द्वारा और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंडोस्पोर के द्वारा। सबसे पहले हम आते हैं कोनिडिया के द्वारा किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीस जो फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं जिनकी संरचना फिलामेंटस है, उन संरचनाओं में इनकी शाखाओं के अंतिम सिरे पर गोल गोल छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण होता है। ट्रांसवर्स सेप्टा के बनने के कारण इन फिलामेंटस में गोल गोल छोटी छोटी संरचनाओं का निर्माण होता है। इनको कहते हैं कोनिडिया। ट्रांसफर सेप्टा ट्रांसफर वॉल बनने के कारण तो ये एक श्रृंखला में बनती हैं और इन फिलामेंट पर कोनिडिया का विकास होता है, उसे हम कहते हैं कोनिडियोफोर। ये यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है। ये इनके फिलामेंट इनके अंतिम सिरे जो टर्मिनल एंड्स हैं इनके ऊपर इनके ट्रांसवर्स वॉल, इन फिलामेंट के अंतिम सिरों पर इनमें ट्रांसफर वॉल बनने के कारण ट्रांसफर सेप्टा के द्वारा डिवाइड होगा और इस तरह से एक लॉन्ग कोनिडियल चेन का फॉर्मेशन होगा और ये कोनिडिया जर्मिनेट होकर वापस से एक नए बैक्टीरिया को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो इस तरह के फिलामेंटस बैक्टीरिया में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है और जिनके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो जिन ब्रांच के ऊपर ये जो ब्रांच है जिनके ऊपर ये कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, इनको हम कहेंगे कोनिडियोफोर। तो इन कोनिडियोफोर के अंदर ट्रांसफर सेप्टा बनने से कोनिडिया का निर्माण होता है। ये कोनिडिया बेसिपिटल सक्सेशन में लगे होते हैं या इनका निर्माण जो है, इनका विकास बेसिपिटल सक्सेशन में होता है और परिपक्व होने पर ये कोनिडियोफोर से मुक्त हो जाते हैं और अनुकूल वातावरण में जर्मिनेट होकर एक नए बैक्टीरियल फिलामेंट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद आते हैं हम कि मोटाइल स्पोर के द्वारा किस तरह से होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक असामान्य विधि है ये, और कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, इनके अंदर मोटाइल स्पोर्स का निर्माण होता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर ये मोटाइल स्पोर एक नई जीवाणु कोशिका में विकसित हो जाते हैं। आइडियोस्पोर के द्वारा तीसरा जो है आइडियोस्पोर। तो एक्टिनोमाइसीस की कुछ प्रजातियां जो फिलामेंटस संरचना के अंतिम सिरे, इनके जो खुले सिरे होते हैं उन पर कोनिडिया बनने के स्थान पर, जैसे अभी हमने देखा कि एक्टिनोमाइसीस या कह लो स्ट्रेप्टोमाइसीस जो है, इनके अंदर इनके अंतिम सिरों पर कोनिडिया का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आइडियोस्पोर्स जो बन रहे हैं वो कोनिडिया ना बनकर इन फिलामेंट्स में कोनिडिया के स्थान पर संपूर्ण जो फिलामेंट है उनमें सेप्टा बन जाते हैं और प्रत्येक सेप्टा युक्त कोशिका एक स्वतंत्र इकाई को निरूपित करती है। मतलब हर एक सेप्टा के द्वारा जो एक सेल बनी है वो एक इकाई को निरूपित करती है और यहाँ पर असंख्य और सूक्ष्म जनन इकाइयाँ बन जाती हैं। इनको हम कहते हैं आइडियोस्पोर्स। और प्रत्येक आइडियम जो है वो अंकुरित होकर नए फिलामेंट को जन्म देता है। इसके बाद आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा किस तरह से होता है। तो अनेक फिलामेंटस बैक्टीरिया के शीर्ष सिरे जो है वो फूलकर स्पोरेंजिया जैसी संरचना का निर्माण करते हैं और इस स्पोरेंजिया का साइटोप्लाज्म विभाजित होकर छोटे छोटे स्पोरेंजियोस्पोर बनाता है और ये बीजाणु मुक्त होकर अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए फिलामेंटस बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट है जो बैक्टीरिया के अंदर जो ये सारी जो अभी हमने देखी, ये सारी अनुकूल परिस्थितियों में होती है। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में किस तरह से बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो है एंडोस्पोर के द्वारा होता है। तो कुछ बैक्टीरिया में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आने पर ये अपने जीवद्रव्य को प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर अत्यंत एक दृढ़ भित्ति का निर्माण कर लेते हैं और इसी दृढ़ भित्ति वाली संरचना को हम कहते हैं एंडोस्पोर। ये जो एंडोस्पोर है इसकी खोज सबसे पहले इस प्रक्रिया की जो जानकारी है वह कोहन और कोच नाम के साइंटिस्ट ने 1877 में प्रस्तुत की थी। और ये जो एंडोस्पोर है
ये मुख्यतः कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ कॉकस और सर्पिल बैक्टीरिया के अंदर भी एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसे सार्सिना ल्यूटिया, डिसल्फोविब्रो, डिसल्फ्यूरिकेन्स, इनके अंदर ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो एंडोस्पोर है ये मुख्यतः कुछ ऐसी जंतुओं और मनुष्यों की जो परजीवी जातियां हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, और जो ऐसे बैक्टीरिया जो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ जो भोज्य पदार्थों को टॉक्सिसिटी के लिए उत्तरदायी हैं भोज्य पदार्थों की, तो उनमें ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और फूड पॉइजनिंग का काम भी करते हैं ये। तो इस प्रकार के जीवाणु जो है, इस प्रकार के बैक्टीरिया जो प्रतिकूल परिस्थितियों में एंडोस्पोर की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। ये एंडोस्पोर जो है ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं और डार्मेंट मतलब सुसुप्त होते हैं और एक कोशिकीय संरचना होती है। और इन एंडोस्पोर का जो निर्माण है ये इनका आकार गोल अंडाकार होता है और इनकी जो माप है वो जीवाणु कोशिका से कम, अधिक या उसके बराबर होती है। और ये जो जीवाणु कोशिका जो है ये केंद्र में स्थित है। यदि जो एंडोस्पोर यदि केंद्र में स्थित है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये केंद्र में स्थित है, जैसे स्पिंडल शेप बैक्टीरिया है या इस तरह के फिलामेंटस बैक्टीरिया, इनके केंद्र में यदि स्थित है तो इस तरह के एंडोस्पोर को हम क्लोस्ट्रीडियम कहेंगे। और यदि ये एक सिरे पर, एक साइड में, एक कोने पर या एक सिरे पर आ जाते हैं, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन ऐसे बैक्टीरिया सेल की एक सिरे पर होता है, तब उसको हम कहते हैं प्लैक्ट्रीडियम। तो इस प्रकार से ये दो तरह से इनकी स्थिति के आधार पर हम दो तरह के इनको कहते हैं। इसके बाद जब सामान्यतः एक जीवाणु कोशिका के अंदर एक ही एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखे गए जिनके अंदर दो एंडोस्पोर का निर्माण भी एक कोशिका में देखा गया है। ये आकार में बेलनाकार, दीर्घवृत्ताकार या गोलाकार होते हैं और वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता थी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में ही इनका निर्माण होता है, लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में जब कोशिका विभाजन बंद हो जाता है और उस समय वहाँ पर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये जो एंडोस्पोर है ऐसा इनकी जो प्रक्रिया है ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर अभी जो लेटेस्ट रिसर्च या लेटेस्ट खोज के द्वारा ये ऐसा पता चला है कि इनके अंदर बैक्टीरिया में जो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है। यानी कि अनेक प्रयोगों के द्वारा ऐसा प्रमाणित हो चुका है कि जो ये स्पोरुलेशन की जो प्रक्रिया है मुख्यतः पोषण पदार्थों के समाप्त होने पर ही होती है। और कुछ जीवाणु वैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट रूप से देखा है कि जो बीजाणुजन कोशिका है ये इनके अंदर जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ये स्पोरुलेशन जो है, स्पोरुलेशन की प्रक्रिया मतलब जिसके द्वारा एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है वो स्पोरुलेशन की प्रक्रिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा नियंत्रित होती है। हार्डविक और फॉस्टर नाम के साइंटिस्ट ने 1952 में वेजिटेटिव प्रोटीन का उनके द्वारा ऐसा बताया गया कि जो वेजिटेटिव प्रोटीन उसका स्पोर प्रोटीन में परिवर्तन होता है और उसके कारण ये जो स्पोर प्रोटीन एंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन है वो इन स्पोर प्रोटीन के बनने के कारण होता है। एंडोस्पोर की जो निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है उनके अंदर जीवाणु कोशिका के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ का एक अंश कोशिका के एक ओर केंद्रित हो जाता है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल में एक तरफ केंद्रित हो जाता है और इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य की ये पूरा इसका जो डायग्राम है ये इस तरह से, यहाँ पर हम जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो हम कुछ स्टेजेस में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम 6 चरणों में इसको विभेदित कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो 0 स्टेज कही जाती है, ये ए वाली,
और इस अवस्था में एंडोस्पोर बनने वाली जो कोशिका है उसकी कोशिका में वृद्धि होती है और इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो संगठित होके एक अक्षय तंतु का रूप लेता है और एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ हमको दिखाई देता है। इसके बाद जो फर्स्ट स्टेज है ये तो हो गई इसकी यहाँ पर ये तो इसकी जीरो स्टेज, और सेकंड स्टेज में आते तक ये इस तरह से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये इस तरह मूव करता है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऐसे फैला हुआ हमको दिखाई देता है। फर्स्ट स्टेज में ये तो हो गई इसकी ओ स्टेज कि ये वेजिटेटिव सेल है और ये इसकी होगी ओ स्टेज। इसके बाद जो दूसरी स्टेज है फर्स्ट स्टेज, इसमें पूरी तरह से ये जो अक्षय तंतु मतलब क्रोमेटिन मटेरियल जो ये एक सिरे पर आ गया है ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है और इसमें कुछ मेटाबॉलिक परिवर्तन भी जीवाणु की कुछ मेटाबॉलिक क्रियाओं में परिवर्तन होता है। और जो सेकंड स्टेज आएगी अब उसके अंदर क्या होगा कि एक कोशिका के एक ध्रुव से कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनवेजिनेट होना, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरह से इनवेजिनेट हो रही है, अंदर की तरफ ऐसे धस रही है, तो इनवेजिनेट होना प्रारंभ हो जाती है और ये सेंट्रीपिटल रूप से वृद्धि करती है और दोनों छोर आपस में मिलकर एक सेप्टा का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमोर्डिया, स्पोर प्राइमोर्डिया। तो ये इस तरह से ये स्पोर प्राइमोर्डिया का यहाँ पर निर्माण होता है और इसको फोरोस्पोर भी कहते हैं। और इस संरचना के अंदर जो केंद्रकीय पदार्थ है ये स्पोर प्राइमोर्डिया बन गया, ये केंद्रकीय पदार्थ मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। थर्ड स्टेज जो आती है उसके अंदर जो मदर सेल है, मदर सेल और जो प्राइमोर्डिया स्पोर जो प्राइमोर्डियल सेल है उसमें सेप्टा की एक झिल्ली सिरे की ओर से वृद्धि करके साइटोप्लाज्म को पूरी तरह से घेर लेती है और मदर कोशिका के साइटोप्लाज्म में ये स्वतंत्र हो जाती है पूरी तरह से। इसको एक मेम्ब्रेन ये जो है ये मेम्ब्रेन पूरी तरह से इसको घेर लेती है और ये मदर सेल से ये पूरी तरह से यहाँ पर आकर फ्री हो जाती है। फिर फोर्थ स्टेज में जो प्राइमोर्डिया कोशिका झिल्ली के अंदर पेप्टिडोग्लाइकोन की जो सेल वॉल का सिंथेसिस हो जाता है जिसको हम बैक्टीरियल वॉल कहते हैं। जो फिफ्थ स्टेज है उसके अंदर अब ये जो लास्ट यहाँ पर इस स्टेज में आकर सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इनके बीच में पेप्टिडोग्लाइकोन का कॉर्टेक्स का कुछ जमाव हो जाता है और बीजाणु कोशिका के अंदर जीवद्रव्य अधिक सघन हो जाता है और इसमें डाई पिकोनेलिक एसिड का सिंथेसिस होता है जिसके जमाव के कारण सेल मेम्ब्रेन में जिसका जमाव जो है वो सेल मेम्ब्रेन में हो जाता है और इसके साथ ही जो स्पोर जो एंडोस्पोर ये जो फॉर्मेशन हो रहा है एंडोस्पोर का इसके अंदर कैल्शियम ऑर्जिनिन ग्लूटामिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और सेल वॉल में अत्यधिक विभेदन हो जाता है और ये बहुस्तरीय हो जाती है। इसकी जो सेल वॉल एंडोस्पोर काफ़ी सघन काफ़ी स्तरीय हो जाती है, मतलब काफ़ी सारे स्तर बहुस्तरीय हो जाती है ये। इसके बाद जो लास्ट जो स्टेज है कि मातृ कोशिका में ये परिपक्व हो जाती है और इसको हम कहते हैं अब ये जो जिस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये परिपक्व हो गई इस बैक्टीरियल सेल को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। अब ये स्पोरेंजियम ये एंडोस्पोर के परिपक्व हो जाने के बाद ये स्पोरेंजियम जो है ये स्पोरेंजियम ये यहाँ पर इस तरह से इसका ऑटोलिसिस हो जाता है और ये स्वतंत्र हो जाता है और ये प्रकीर्णन इसका प्रकीर्णन जो है ये वायु के द्वारा होता है। तो ये जो एंडोस्पोर का जो फॉर्मेशन है इसमें इस प्रक्रिया में कुछ क्लोस्ट्रीडियम के अंदर जैसे 2 घंटे लगते हैं, बैसिलस में 7 घंटे लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर 16 से 20 घंटे भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 0 से लेकर 7 स्टेज तक इसका एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये स्पोर जो बीजाणु जिसके अंदर जो मदर सेल है उसको हम कहते हैं स्पोर प्राइमोर्डिया और धीरे धीरे स्पोर प्राइमोर्डिया आकार में वृद्धि करती है और लाइपोप्रोटीन और इस तरह के पदार्थ एकत्रित होते हैं और ओपेक हो जाती है और ये जो है तुरंत ही ओपेक के चारों ओर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इकट्ठा होने लग जाता है और स्पोर वॉल सिंथेसिस हो जाती है और निर्माण के कुछ घंटों में बीजाणु के आकार में वृद्धि होती है और ये पूर्णतः से एंडोस्पोर बन जाता है।
तो इस तरह से एंडोस्पोर की जो बनने की प्रक्रिया है वो 18 से 20 घंटे में पूरी हो जाती है। और जब ये पूरी हो जाती है तो बीजाणु कोशिका का जो स्पोरेंजियम कह लो, अब हम जो मेन मदर सेल है उसको स्पोरेंजियम, और वो स्पोरेंजियम का ऑटोलिसिस हो जाता है और एंडोस्पोर मुक्त हो जाता है। अब ये जो परिपक्व एंडोस्पोर है इसमें इसकी जो सेल वॉल है ये अति विशिष्ट और अनेक प्रकार की परतों से विभेदित होती है। तो बीजाणु में कुल जो वॉल्यूम है ये 50% से भी अधिक इसकी जो सेल वॉल बीजाणु स्पोर वॉल का होता है, और ये विभिन्न परतों के द्वारा घिरा होता है। बीजाणु का जो सेंट्रल पार्ट है वो प्रोटोप्लास्ट होता है और वो कोर कहलाता है, और इसकी जो पतली झिल्ली से ढका होता है उसको हम कोर मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर जर्म सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। कोर के चारों ओर एक बहुस्तरीय कॉर्टेक्स पाया जाता है, और इसके बाहर मोटी एक परत होती है जिसको कोट कहते हैं। ये कोट जो होती है वो इनर कोट आउटर कोट में विभेदित होती है। बेसिलस की कुछ जातियों में ये जो कोट है एक अतिरिक्त कोमल परत पाई जाती है, और जिसको हम कहते हैं एक एक्सोस्पोरियम। और इस प्रकार से बहुस्तरीय बीजाणु भित्ति की उपस्थिति के कारण ये एंडोस्पोर जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिरोध करने की क्षमता रखता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक बैक्टीरियल सेल है पूरी, ये बैक्टीरियल सेल स्पोरेंजियम कहते हैं जिसको, और इसके अंदर ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एंडोस्पोर, इसकी एंडोस्पोर वॉल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियर मटीरियल। ये जब परिपक्व हो जाता है तो इस तरह से पूरी बैक्टीरियल सेल को घेर लेता है, और उसके बाद ये स्पोरेंजियम बॉल जो है ये फट जाती है और ये एंडोस्पोर फ्री हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब ये कितनी दीवार का कितनी वॉल का बना हुआ होता है। तो ये इस तरह से एक्सोस्पोरियम ये वाली, इसके अंदर सेंटर में जो है ये कोर कहते हैं इसको, जिसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है। इस कोर के चारों ओर जो एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं, इस लेयर को कोर मेम्ब्रेन के बाहर काफ़ी थिक कॉर्टेक्स, मतलब काफ़ी लेयर का कॉर्टेक्स पाया जाता है। इस कॉर्टेक्स के बाहर एक आवरण, एक लेयर पाई जाती, परत पाई जाती जिसको इनर कोट कहते हैं। इनर कोट के बाहर की तरफ आउटर कोट पाई जाती है, और आउटर कोट के बाहर एक पतली सी लेयर, एक जिसको हम कहते हैं एक्सोस्पोरियम। अब ये जो बैक्टीरिया है जिनके अंदर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, ये तापमान की चरम परिस्थितियाँ, प्रकाश और कई सारी प्रतिरोधी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के लगभग 20 घंटे तक सहन कर सकते हैं। कुछ बीजाणु 120 डिग्री तापमान पर भी अप्रभावित रहते हैं। इसी प्रकार से ये द्रव्य रूपी हीलियम, मतलब -260 डिग्री सेंटीग्रेड के न्यूनतम तापमान पर भी इनमें कोई इन पर कोई इतने कम तापमान का भी इन पर कोई असर नहीं होता है। मतलब 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये जीवित रह सकते हैं, और -260 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये जीवित रह सकते हैं। ये जो इनमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, तो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो शायद इन कारणों से होती है कि जो उपापचयी प्रक्रियाओं का न्यूनता, मतलब जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो इसमें बहुत न्यून रूप से होती है बीजाणु में, क्योंकि डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ है। इसके अंदर जल की काफ़ी अल्प मात्रा पाई जाती है। स्पोर कोट का अपारगम्य होना और सुरक्षात्मक प्रकृति के कारण, मतलब ये अपारगम्य होना ही इसकी सुरक्षात्मक प्रकृति है। सक्रिय एंजाइम की न्यूनता, बीजाणु संगठन में कैल्शियम की बहुलता पाई जाती है, और स्थायी कारिक पदार्थ जैसे पिकोनिलिक एसिड की उपस्थिति होती है। इस कारण से इसमें प्रतिरोधक क्षमता, मतलब प्रतिकूल वातावरण को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। अब अनुकूल वातावरण, अब इसका जो जर्मिनेशन होता है वो किस तरह से होता है, तो अनुकूल परिस्थिति आने पर ये एंडोस्पोर इसका अंकुरण अनुकूल परिस्थिति आने पर कुछ ही समय में प्रारंभ हो जाता है। सामान्यतः पोषक पदार्थ, आर्द्रता, उपयुक्त तापमान इनके अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। और ये जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती उसमें उपापचयी प्रक्रिया इनमें तीव्र, मतलब ये सारी जो वातावरणीय दशाएं हैं जब इनको मिलती हैं तो इनमें मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं तीव्र हो जाती हैं, और इसकी जो
इनर मेम्ब्रेन है, इनर कोट जो है वो जल को अवशोषण से, जल मतलब वाटर का अवशोषण होगा, मतलब आर्द्र स्थिति आई तब ये अंकुरित होंगे। तो जब वाटर का अवशोषण होगा तो ये कोमल हो जाती है और पोषक पदार्थों के अवशोषण से एंडोस्पोर फूल जाता है। और इसके अधिक फूलने से जो इसकी जो कोट्स हैं, इनर कोट और आउटर कोट, ये इनके बीच में एक किनारे से ये टूट जाती हैं अधिक फूलने से, और इनकी कोशिका भित्ति नए जीवाणु की कोशिका भित्ति, और मतलब जीवाणु की कोशिका भित्ति ही जो है, जो बीजाणु है उसकी जो सेल वॉल है वही इसकी सेल वॉल बन जाती है। मतलब जो नया बैक्टीरिया जो जर्मिनेट हो रहा है ये इसकी सेल वॉल बन जाती है। और एंडोस्पोर का जो जर्मिनेशन है वो लगभग 4 से 5 घंटे में पूरा होता है। प्रत्येक जीवाणु कोशिका में केवल एक ही एंडोस्पोर बनता है और अंकुरित होकर ये केवल एक ही बीजाणु का, एक ही बैक्टीरिया का निर्माण करता है, मतलब केवल एक ही जीवाणु कोशिका को बनाता है। तो जीवाणु, ये जो स्पोरुलेशन की जो प्रक्रिया है, ये स्पोरेंजियम बनने की जो प्रक्रिया है, ये इसको हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कह सकते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। ये परनेशन या क्षीरकालिता की प्रक्रिया होती है। मतलब ये अपने आप को यहाँ पर बनाए रखने के लिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये अपने आप को बनाए रखता है ऐसी परिस्थितियों में, इसलिए हम इसको एंडोस्पोर को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से इसको परनेशन मेथड कहा जाता है। और इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।